तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 इकोनॉमिक सेक्शनल पेपर नंबर 1 मॉक टेस्ट नंबर 3। 51 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR रिपोर्ट के बारे में हमको बताना है। फर्स्ट, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज द पार्ट ऑफ HDR। बिल्कुल सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर क्या आता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। ओके, और इसको कौन पब्लिश करता है? अभी देखा हमने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है इसको। ओके, सो इट इज करेक्ट। सेकेंड, इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नहीं भाई देखो, डेवलपमेंट आ रहा है ना, तो इसको भी डेवलपमेंट वाली चीज को पब्लिश करेगी। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, इंडिया स्कोर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द पास्ट 10 ईयर। नो, ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ भाई। हमारा पास जो 133 देश में हमारा पोजीशन पिछले 2020 में ना, सब पिछले बार जो रिपोर्ट आया था उसमें, अभी क्यों रिसेंटली 2021 में पब्लिश हुआ, तो रिसेंटली जो आया था उसमें हमारा 133 हो गया 132 से। तो हमारा जो रैंक था वो कम हो गया, स्कोर कम हो गया। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट है सी, दैट इज 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लेबर पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया। फर्स्ट, द टर्सरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया। टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर जो है, जहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। बिल्कुल सही है। और इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो GDP ऑल्सो अराउंड हाउ मच? अराउंड 62 और 63%। मेजोरिटी ऑफ द अर्बन वर्कर्स आर वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर। अर्बन वर्कर्स जो है वो कहाँ पे वर्किंग करते हैं? सर्विस सेक्टर में। बिल्कुल सही है। द प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजोरिटी ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स इन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मेजोरिटी ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स। बिल्कुल सही है यार, जो मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स है वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है? प्राइमरी सेक्टर में। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट इज D। 1, 2 and 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। 53 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग जो कि करंट अफेयर में था, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। फर्स्ट, अ पैनल हेडेड बाय कॉनरैड सेंगमा इज सेट अप टू इवेल्युएट द सर्विस ऑफर्ड बाय ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स फॉर लीविंग GST। बिल्कुल सही है। इस तरह से कमेटी बनाई थी, इसलिए ये न्यूज़ में था यहाँ पे, इसीलिए हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल ऑनलाइन गेम्स आर टैक्स्ड एट 28% GST। यहाँ पे देखो ऑल नहीं, ऐसे ऑनलाइन गेम्स जो कि गेम ऑफ चांस या फिर गेम ऑफ लक, देखो दो होते हैं, गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ लक। जो गेम ऑफ चांस है वो हमने को टैक्स किए गए हैं, नॉट ऑल जहाँ पे आए एक्सट्रीम वर्ड्स हैं इनकरेक्ट होने के चांसेस, और यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A 1 ओनली। 54 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म 2 पिलर सॉल्यूशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है, इसके लिए 2 पिलर सॉल्यूशन आया था। मतलब जो अपने पास देखो कुछ लोग होते थे जो कि लोग टैक्स नहीं देते थे, टैक्स हेवन में जाते थे, और अपने जो देश कंपनी है डोमेस्टिक जिस देश में वो है, उस देश की कंपनी को उस देश को टैक्स नहीं देते थे। उसके लिए सॉल्यूशन लाया गया 2 पिलर सॉल्यूशन। मतलब कम से कम तो सब कॉर्पोरेट कंपनी में 15% टैक्स लगे ही लगेगा। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि इससे कम दे रही तो उसको एडिशनल टैक्स भी लगेगा। तो 2 तरह के 2 पिलर सॉल्यूशन आए थे। देख, डोमेस्टिक कंट्री के लिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन के लिए, और जिस कंट्री पे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए। तो 2 पिलर सॉल्यूशन आया था इसके लिए। ओके, इसीलिए न्यूज़ में था, इसीलिए हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिक इंक्लूजन इन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 एज डिप्राइव्ड। ठीक है, इनमें से किसको हम डिप्राइव्ड मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 चल रहा था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिक इंक्लूजन इन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। ठीक है, एज डिराइव। ठीक है, तो ऑटोमेटिक इंक्लूजन किसका होगा? क्राइटेरिया हमसे पूछा है किसके लिए? ऑटोमेटिक। इनमें से ऐसा कौन से लोग हैं जिनको ऑटोमेटिकली हम किस में ले लेंगे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अंदर हम इनको ऑटोमेटिकली ले लेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है। तो पहला क्या है? लिविंग ऑन आर्म्स। देखते हैं, मैनुअल स्केवेंजर फैमिलीज। तो देखो सोशल इंक्लूजन के अंदर इनको ले लेंगे। हाँ बिल्कुल ले लेंगे भाई, क्योंकि बहुत प्रिमिटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गया है इनका, तो इसको ले लेंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंस में ऑटोमेटिकली। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, बिल्कुल हम जिसका बोलते हैं PVTGs, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं, उनको भी हम क्या लेंगे? ऑटोमेटिक ले लेंगे। लीगली रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर्स। ठीक है,
तो इनको भी ले लेंगे। बट जो फिफ्थ नंबर है नॉन मैकेनाइज्ड फार्म होल्डर्स, यार देखो ये जो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गया, मैकेनाइज नहीं तो अलग बात है, लेकिन फार्म होल्डर्स तो है, इनके पास फार्म तो है, सो फिफ्थ नहीं होगा। जब फिफ्थ नहीं होगा तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट हो गया, और अब हमारे पास बचा क्या, थ्री होगा कि नहीं होगा, थ्री है, तो थ्री तो है हमारे पास, तो फर्स्ट भी होगा क्योंकि फर्स्ट दोनों में कॉमन है। देखो जो चीज़ नहीं पता हो, जिसका मीनिंग नहीं पता है, इसका मतलब उसको नहीं छोड़ देना है, नहीं पता मीनिंग भाई छोड़ दूंगा, कैसे हो जाए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा कोशिश करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज यूपीएससी ऐसा नहीं पूछती कि कोई जाने या कोई ना जाने, क्वेश्चन ऐसे चाहती है कोई सॉल्व कर ले, कोई सॉल्व ना कर पाए, तो कैसे क्वेश्चन देगी, ऐसे क्वेश्चन देगी जिसमें ट्रिक लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे आंसर इज व्हाट, थर्ड इज इंक्लूडेड हियर, सो आंसर इज डी, 1 2 3 4 सब इंक्लूड है। मतलब हमारे पास लिविंग ऑन आर्म्स, मैनुअल स्कैवेंजर फैमिलीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर्स, ये जो है इनका ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाता है किसके अंदर, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर, ये क्राइटेरिया है, ठीक है, ऑटोमेटिक इंक्लूजन के। क्वेश्चन नंबर 56 है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम एट नॉमिनल जीडीपी फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे ज़्यादा किसका है भाई, जापान का है, जापान का सबसे ज़्यादा कितना है, कितना छोड़ो, जापान का सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद किसका है, जर्मनी का है, उसके बाद किसका है, इंडिया का है, उसके बाद किसका है, यूके का है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्राइटेरिया हो जाएगा। तो आंसर क्या है, जापान क्या है 3, जर्मनी क्या है 1, इंडिया क्या है 2, यूके क्या है 4, तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट हमसे पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन इज हंग्री द फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, when he consumed the additional few units the total utility derived from the consumption of various slices of pizza is rising. There comes a point when the total utility has reached its maximum and any additional consumption of the pizza will cause total utility to fall, है ना। एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, एक आदमी खा रहा है, उसका पेट भर गया, उसके बाद ज़्यादा खाएगा तो उसका भूख नहीं मिटेगा, एक लेवल तक भूख मिटेगा, उसके बाद उसका भूख नहीं मिटेगा, तो जिस लेवल पे उसका भूख मिटना खत्म हो गया उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और उस पॉइंट पे हमसे पूछा, उसके बाद नहीं पूछा, उस पॉइंट पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, नो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, उसको भूख नहीं मिटेगा उसका कोई ज़्यादा। Now 58 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इकोनॉमिक एजेंट आर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच मेक इकोनॉमिक डिसीजन। बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या है, एजेंट्स मतलब जो डिसीजन लेने वाले हैं, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। सेकंड, इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूड फर्म्स विच आर एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। यस, इकोनॉमिक फर्म्स मतलब फैक्ट्रीज आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑल एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स आर इनकरेक्ट मोस्टली इन इकोनॉमिक्स एंड मोस्टली इन यूपीएससी सिलेबस एज वेल। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कुछ लोग जो है यार इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं जो भला समाज सेवा के लिए भी काम करते हैं, तो प्रॉफिट हर आदमी नहीं करना चाहता। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली। 49 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, 4। क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल और entrepreneurship, land labor capital or entrepreneurship. Okay, so first the capital represent that part of the production, the capital represent that part of the production in the current financial year which is not consumed। बिल्कुल सही है। कैपिटल जैसे मशीन्स आ गए उसको कंज्यूम नहीं किया जाता, उसको इस्तेमाल किया जाता है ना, सो इट इज करेक्ट। उसके बाद सेकंड है, ऑल दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओनली टेंजिबल इन नेचर। नहीं है, लैंड है वो इनटेंजिबल है, उसको एक जगह दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते आप। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे भी ऑल आ गया ना, तो इनकरेक्ट जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इनकरेक्ट होते हैं। ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए 1 ओनली यहाँ पे करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोसाइटल पॉवर्टी लाइन। एसपीएल की बात करनी है, सोसाइटल पॉवर्टी लाइन की। इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी मेजर। बिल्कुल सी है। सोसाइटल पॉवर्टी लाइन जो है एब्सोल्यूट मेजर मतलब जो गरीबी रेखा के एकदम मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या अंतर होता है भाई। एब्सोल्यूट मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है, एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिव मॉनेटरी टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो अपने जो यूएन बैंक मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक ने जो फिक्स किया है $2.15 से कम कमा रहा है पर पर्सन पर डे, उसको बोलेंगे गरीब। तो वो गरीब है, एब्सोल्यूट गरीब। बट कुछ होता है रिलेटिव पुअर, मतलब क्या है, उनके पास पैसा तो है बट वो जो अपनी जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे, सो दे आर रिलेटिवली पुअर। दोनों को मिला क्या बनाया गया, सोसाइटल पॉवर्टी लाइन बनाया गया। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट।
सेकेंड, इट डिक्रीजेस इन वैल्यू एज कंट्री गेट रिचर। भाई लोग गरीब हो, देखो गरीब लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो अमीर हो जाएंगे तो सोसाइटल पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा होगा, क्या होगा भाई, सपोज कोई आदमी 10 करोड़ कमाता था, फिर 50 करोड़ कमा लगा है, तो उस सोसाइटी में जो गरीबी रहने के लिए अब पहले 5 लाख था गरीबी रेखा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा लोग अमीर हैं तो वहाँ पे 10 लाख हो जाएगा गरीब कहने का क्राइटेरिया। सो ये जो सोसाइटल पॉवर्टी लाइन है वो डिक्रीज नहीं होगा, इट विल इंक्रीज। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो जब हमने सेकंड को हटा दिया तो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है, पहला तो होगा ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, D 1 and 3 ओनली। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, D 1 and 3 ओनली, 3 तो करेक्ट ही होगा, बिकॉज इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि पैसे से रिलेटेड चीजें हैं तो उसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा, वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस करेगा। तो थर्ड इज करेक्ट। 61st नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सेकंड, इंक्रीज द ट्रांसफर पेमेंट। थर्ड, इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। which of the policies given above is an example of pro-cyclical fiscal policy during recession। रिसेशन, प्रो साइक्लिकल मतलब रिसेशन हो रहा है, हमारे पास सपोज रिसेशन हो रहा था, हमारा नुकसान हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्रो साइक्लिकल, और नुकसान कराना चाह रहे हैं, और उसी के जैसा नुकसान हो रहा है तो उसके जैसा कराने चाहेंगे, तो और नुकसान कराना चाहेंगे। तो और नुकसान कब होगा, रिसेशन के समय। हमारे पास प्रो साइक्लिकल का मतलब है कि हमने टैक्स रेट बढ़ा दिया, लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं है, हमने और टैक्स बढ़ा दिया, उनके पास और पैसा कम हो गया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रो साइक्लिकल, मतलब गरीब, मतलब जो हमारा इकोनॉमी डूब रहा है और डुबाने में और 2 बाल्टी पानी डाल दिया। सो इंक्रीज इन द टैक्स रेट। ट्रांसफर पेमेंट करेंगे तो वो हमको, इट इज अ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ओके। एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी एक तरह से काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है। तो दिस आर काउंटर साइक्लिकल, these are counter cyclical during what, these are counter cyclical fiscal policy during recession। तो हमसे पूछा प्रो साइक्लिकल, तो यहाँ पे एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास सी में आ जाएगा ये ना। 62 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल अप्रेंटिसशिप और अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात करनी है। It is a scheme which provide apprenticeship training to engineering graduates, diploma holders and general stream graduates। देखो, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है एक ठो, तो ये क्या करती है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, ओके। सो एक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जिसको हम बोलते हैं NSDT, नेशनल स्कीम डेवलपमेंट, एक स्कीम है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS। वो क्या करती है, वो ये स्कीम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, किसको, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट्स को। इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। सो दिस स्कीम बोल रहा है, मतलब ये इसके लिए नहीं है भाई, ये है इसके लिए। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। सेकेंड है, रीइंबर्समेंट और स्टाइपेंड टू ऑल द अप्रेंटिस, इट इज मेड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिल्कुल सी, रीइंबर्समेंट जो होता है स्टाइपेंड्स का, वो कैसे होता है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होता है, इट इज करेक्ट, डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में पैसा डाल दिया जाता है। थर्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल सही है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको एग्जीक्यूट करता है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखो, गरीबी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। हमने सिलेबस में था पॉवर्टी था, हमारे सिलेबस में पॉवर्टी था, बैंकिंग था, हमारे सिलेबस में पॉवर्टी था, टैक्सेशन था, एम्प्लॉयमेंट था, माइक्रो इकोनॉमिक्स था, और इनकम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग था, ये चीज़ था, GDP GNP ये सब। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब करंट अफेयर में पॉवर्टी बारे में बहुत चीज़ें रहती थी, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। और इंपॉर्टेंट ये क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाता है बार बार। Consider the following statement with reference to National Multidimensional Poverty Index of India. It has more criteria or more indicator than the Global Multidimensional Poverty Index। जो Global Multidimensional Poverty Index उसमें 4 चीज़ें आती है, एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। सो दिस इज करेक्ट। इट क्लासिफाइज स्टेट एज एस्पिरेंट परफॉर्मर्स फॉर फ्रंट रनर्स एंड अचीवर्स बेस्ड ऑन NMPI। नो, यहाँ पे ये जो है ना, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नहीं है, जो सस्टेनेबल, हाँ, तो ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है, ये देखो, जो ग्लोबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं
उसके बेसिस में कौन से स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं स्टेट्स को एस्पिरेंट, परफॉर्मर्स, फ्रंट रनर्स, अचीवर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, इट इज रिलीज बाय द नीति आयोग, बिल्कुल सही है। जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसको नीति आयोग रिलीज करती है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? सी 1 and 3 ऑनली यहाँ पे। नाउ 64 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी दिए हैं और उसको हमको बताना है कि सही कि गलत है। यू शेप की बात कर रहा है, इकोनॉमिक बाउंस बैक मोर देन द प्री क्राइसिस लेवल बिफोर काल्मिंग डाउन। देखो जो बाउंस बैक वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे देखो हम यू शेप की बात करते हैं। यू शेप में कैसा होता है? ऐसा होता है, इकोनॉमी जा रही थी बट नीचे से गिरा, धीरे धीरे गिरा 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 गिरा, ऐसे ऐसे चलती है इकोनॉमी। ठीक है ना। बाउंस बैक बिफोर कमिंग टू दी बिफोर काल्मिंग डाउन। तो ये देखो, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये जेड शेप का है। जेड शेप में क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। सपोज इकोनॉमी था, ऐसे गया, ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे आ गया। नॉर्मल काल्मिंग डाउन मतलब बाउंस बैक मतलब वापस आया मोर देन द प्री क्राइसिस लेवल। प्री क्राइसिस लेवल इतना था, ऊपर और ज़्यादा, उससे ज़्यादा बाउंस बैक हो, उससे ज़्यादा चला गया, फिर कहाँ गया? काल्मिंग डाउन। तो ये जेड शेप का डेफिनेशन है, नॉट अ यू शेप। दिस इज इनकरेक्ट। यू शेप का तो ये हो गया। के शेप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट वास्टली डिफरेंट रेट। बिल्कुल सी। के शेप में क्या होता है अपने पास? के शेप में क्या होता है? के शेप में अपने पास ये होता है, सपोज यहाँ पे ये हो जाएगा, ये इकोनॉमी ऐसे जा रही थी, बट यहाँ पे जब रिसेशन आया उसके बाद जो कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसे जाना चालू किया, कुछ रिकवरी हुआ और कुछ डाउनफॉल हो गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल के शेप रिकवरी। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड इज एल शेप रिकवरी मार्क्ड बाय एक्सटेंडेड डाउन टर्न, बिकॉज एल शेप में क्या होता है? ऐसा है, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे लंबा डाउन टर्न बहुत लंबा होता है। दिस इज एल शेप रिकवरी। ओके, तो ये भी सही है। जेड शेप हमने बात करी, जेड शेप में बाउंस बैक की बात होती है। सो स्टेग्नेशन फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डिक्लाइनिंग एंड बिफोर द ग्रेजुअल राइज। ये ग्रेजुअल राइज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास देखने को मिलता है कहाँ पे? ग्रेजुअल राइज। ग्रेजुअल राइज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको यू शेप्ड में देखने को मिलता है। ये यू शेप्ड है, ये यू शेप्ड है, ये के शेप्ड है, सॉरी ये जेड शेप्ड है, ये के शेप्ड है, ये एल शेप्ड है। तो जो यू शेप्ड है वहाँ पे देखने को मिलता है ग्रेजुअल राइज, और जेड शेप में बाउंस बैक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, बाउंस बैक। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यू शेप। तो ऊपर नीचे कर दिया, तो फोर्थ वाला इनकट हो जाएगा। और फोर्थ वाला इनकट हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच यहाँ पे क्या है? करेक्टली मैच यहाँ पे क्या है? करेक्टली मैच है दो, सिर्फ और सिर्फ 2 and 3, तो ओनली 2 पेयर इज करेक्टली मैच हियर। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बात करनी है अपने को, इसमें से गलत क्या है? इट इज नॉट अवेलेबल टू बिजनेस फर्म। तो किसके लिए अवेलेबल है भाई? बिजनेस फर्म्स के लिए तो अवेलेबल है ये। सो इट इज नॉट अवेलेबल बोल रहा है, तो दिस इज इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं हम। बी, ओनली द रेसिडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस फैसिलिटी। बिल्कुल सी प्रिजम्पटिव जो टैक्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ इंडिया में रहने वाले लोग हैं वही इसको क्या कर सकते हैं? रेसिडेंट जो हैं वही इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। टैक्स पेयर अडॉप्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नीड नॉट मेंटेन अ बुक ऑफ अकाउंट। बिल्कुल से जो अथॉरिटी है वो इसको मेंटेन करेगी। डी है, इंडिविजुअल हु चूज इट हैज़ टू पे द होल अमाउंट एज एडवांस टैक्स। प्रिजम्पटिव टैक्स मतलब लगे कि भाई मुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा, उसके पहले दे सकती है उसको इतना टैक्स, बाद में टाइम नहीं होगा आदमी के पास, बाद में दिक्कतें भी होती है, इसको बचाने के लिए प्रिजम्पटिव टैक्स पहले मतलब पहले दे देना। ओके, सो इट इज़ नॉट अवेलेबल टू बिजनेस फर्म के लिए तो अवेलेबल यार ये तो। ओके, सो दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2021-22 के बजट एस्टीमेट। तो बजट एस्टीमेट से क्वेश्चन आया है और आता रहता है बार बार। तो सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ पे कलेक्ट हुआ? जीएसटी से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है, तो जीएसटी सबसे आगे होगा। तो जीएसटी सबसे आगे है क्या? बिल्कुल। छोटे से बड़े बोला ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा इधर, ये दोनों हटा दिया भाई। जीएसटी का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स हुआ है, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, और सबसे कम टैक्स कलेक्शन हुआ है कस्टम से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ जीएसटी का, उससे थोड़ा सा कम कॉर्पोरेशन टैक्स, उससे कम यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, और सबसे कम कस्टम्स। ओके, हम लोग बात करें ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू विंडफॉल टैक्स रिसेंटली इन न्यूज। तो विंडफॉल टैक्स के बारे में हमको बताना है करेक्ट। It is a tax on profit that an investor makes when an investment is sold. It is a tax imposed on angle investment. See, it is a tax imposed to
debtor speculative flow of hot money. It is a tax on profit that a company derives from external events. बिल्कुल सी है, ये विंडफॉल टैक्स है। विंडफॉल टैक्स एक टैक्स है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। विंडफॉल टैक्स इज अ टैक्स ऑन प्रॉफिट, जो कि कंपनी डिराइव करती है कहाँ से, एक्सटर्नल इवेंट से। बाहर में कोई इवेंट हुआ, जैसे कि हमारे पास किसी देश ने अपना कैपिटल मार्केट से कैपिटल मतलब जो इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो वहाँ पे जो कंपनी हमारा फायदा बना रही है उसको हम टैक्स कर रहे हैं, उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। तो आंसर इज डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के बारे में हमको बताना है, करेक्ट बताना है क्या, बिल्कुल करेक्ट बताना है। इट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग ग्रोथ इन ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। यार देखो, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो 40%, सबसे गरीबी जो 40%, सबसे गरीब 40% लोग हैं उस पर ये कैलकुलेट किया जाता है, एंड नॉट इन द ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, द लोएस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन, और द पुअरेस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उस पर ये कैलकुलेट किया है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, जब फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया तो मैं हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, आंसर क्या बचा, सी, 3 ओनली। बट देख लेते हैं बाकी स्टेटमेंट्स। इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द पुअरेस्ट 40% एंड द रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन। नो, इट इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ, ठीक है। ये शेयर पॉलिसी मतलब जो गरीबी लोग हैं वो कितना ज़्यादा उनका कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो स्कीम्स बना रहे हैं उसमें कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको दिखाया जाता है। तो दिस इज इनकरेक्ट। तो डिफरेंस हमने देखा ना क्या था, पाल्मा रेशियो। थर्ड, इट इज एन मेजर ऑफ इंक्लूजन। बिल्कुल सही है, उनका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, 40% का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसके बेसिस हम यहाँ पे ये करते हैं। सो करेक्ट इज व्हाट, सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एडवांसिंग प्राइस एग्रीमेंट। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में हमको बताना है, करेक्ट। इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज इन एडवांस टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। B, it is an international agreement associated with the pricing of crude oil. C, it is an agreement among members of the World Trade Organization associated with food subsidies. It is a mechanism to avail input tax credit under the GST regime. तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 69 है ना जो प्राइसिंग एग्रीमेंट है, ये एडवांसिंग प्राइस एग्रीमेंट क्या है। इट इन्वॉल्व्स अ टैक्स लायबिलिटी, है ना। एडवांस में समझ आ रहा है भाई, देखो एडवांस लिखा है, जहाँ पे एडवांस खोजो एडवांस कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है यार, यहाँ पे एडवांस लिखा है। तो यहाँ पे जहाँ देखो हर चीज़ थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ, सेंस ऑफ ह्यूमर भी लगाओ, तो आपको हर क्वेश्चन का नहीं तो 50% क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। और यही चाहता है यूपीएससी प्रीलिम्स में आदमी से, ओके, नॉट ह्यूमन से। ओके, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज इन एडवांस टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। तो पहले से ही टैक्स दे दो भाई, बाद में आप दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो एडवांस प्राइसिंग मैकेनिज्म इसीलिए बनाया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन सेस। तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस की बात करनी पड़ेगी, जो हमने बात की थी ना, जब लागू हुआ तो उससे जो स्टेट्स को नुकसान हुआ उसको जो कंपेंसेट करने के लिए जो बात की गई थी वो यहाँ पे बात की गई है। नो कंपेंसेशन सेस इज लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। देखते हैं, ऑल एक्सपोर्ट्स विल अट्रैक्ट अ कंपेंसेशन सेस। यहाँ पे ऑल एक्सपोर्ट्स, नो, कुछ ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिन पे कंपेंसेशन सेस नहीं लगता है। ओके, सो दिस इनकरेक्ट, ऑल वाला इनकरेक्ट होता है। थर्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कंपेंसेशन सेस कैन बी यूज टू पे बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है कंपेंसेशन सेस का, इसका इस्तेमाल हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, और क्या लिखा है, नो कंपेंसेशन सेस इज लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। ये भी गलत है भाई, कि ये जो कंपेंसेशन जो होता है ना वो इम्पोर्टेड गुड्स पे ही लगता है। हमसे कैट पूछा है, कैट के यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो आंसर इज डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, अ सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, इट इज टेम्पररी टैक्स और इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। Third, second, if the cess collected in a particular year goes unspent, it can be allocated for alternative purpose. No भाई, ये specific purpose के लिए है, तो alternative purpose के लिए कैसे कर सकते हैं। So second is incorrect, और फर्स्ट तो करेक्ट है ही है। सेंटर नीड नॉट शेयर दिस सेस विद द स्टेट। बिल्कुल सही है, जो सेस और सरचार्ज होते हैं वो शेयर स्टेट के साथ शेयर नहीं होते। तो थर्ड इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। हमने देखा था मिनिमम अल्टरनेट टैक्स किसके लिए, कॉर्पोरेट्स के जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। इट इज टैक्स लेविड ऑन एंटिटीज विच डू नॉट पे एनी टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ कंसेशन एंड इनिशिएटिव्स। बिल्कुल सी, एंटिटीज का मतलब क्या है, नॉन कॉर्पोरेट्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ओनली।
देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। नो, अभी तो रिसेंटली क्या हुआ, क्वेश्चन इसलिए था कि 18.5% से अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को 15% कर दिया गया। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, 1 and 2 ओनली। तो देखो कुछ चीजें मैं मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें स्टेटमेंट वाले होंगे और 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली वैसे वाले होंगे, तो टफ क्वेश्चन है भाई, तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए। बट ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन से कर सकते हो, तो आपको नहीं पता हो कि हाँ ये टैक्स पेयर कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए है, बिल्कुल है, ओनली बोल के यहाँ पे गलत मत कर देना। तो यहाँ पे मैंने बोला तो था, मैट जो होता है वो किसके लिए होता है, कॉर्पोरेट्स के लिए होता है, और AMT जो होता है वो किसके लिए होता है, नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए होता है। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट हियर। नाउ 73 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सपोज ये कंट्री ए है, सपोज ये चाइना है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये इंडिया है, ऐसे याद आएगा, ये चाइना है, ये इंडिया है। तो चाइना के माल सस्ते क्यों होते हैं भाई, क्योंकि वहाँ की जो कंपनी है बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सपोज ये Xiaomi का फोन कोई बना रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट देती है, बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। जब इसको इंडिया में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। सो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है, माइक्रोमैक्स, लावा, इनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक, कोई इनका फोन खरीदेगा नहीं। तो इसीलिए हमारी जो कंपनियां, अपनी जो गवर्नमेंट होती है, वो इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। इसको बोलते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटीज फॉर, है ना। तो ये क्यों लगाती देखते हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट ऑफसेट द डोमेस्टिक सब्सिडीज ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बिल्कुल सही है, जो डोमेस्टिक सब्सिडीज प्रोवाइड किया उसको ऑफसेट करता है, उसको उल्टा करता है, उसको अपोजिट करता है। सेकेंड, इट इज कंसिडर्ड अ टैरिफ बैरियर बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको टैरिफ बैरियर नहीं माना है। ओके, जो कंट्री है वो लगा सकती है इसको। थर्ड, इट प्रोवाइड फॉर अ फेयर कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड गुड्स। बिल्कुल सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा, यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लाइज्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, AQEES, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लाइज्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे की बात करनी है, एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करनी है, PLFS की। दे आर एस्टेब्लाइज्ड बाय लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री एंड लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो दे आर पब्लिश्ड बाय, तो देखो ये जो हमारे पास तो ये जो ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, उसको तो लेबर ब्यूरो पब्लिश करती है, बट जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्रोड्यूस क्या बोलते हैं, पब्लिश करती है। सो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट इनका हो जाएगा। देखो दे आर पब्लिश मतलब बोथ की बात करें ना, दोनों को पब्लिश नहीं करता भाई, एक ही को पब्लिश करता है लेबर ब्यूरो। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। AQEES मतलब ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिश्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे प्रोवाइड द डिमांड साइड सर्वे, एंड PLFS प्रोवाइड द सप्लाई साइड। बिल्कुल सही है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। देखो लेबर जो है वो चीज़ों को सप्लाई करता है, तो दिस इज करेक्ट। ओके, लेबर जो है चीज़ों को सप्लाई करता है। तो हमारे पास क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, B2 ओनली। नाउ 75 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट, इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आफ्टर चाइना। नो भाई, इंडिया जो है रिसेंटली फिफ्थ लार्जेस्ट से फोर्थ लार्जेस्ट हो गया। सबसे किसके पास, चाइना के पास है, चाइना के पास जापान, जापान के बाद रशिया, रशिया के बाद अब इंडिया हो गया, इंडिया के बाद है ताइवान। तो इट इज फोर्थ लार्जेस्ट। ओके, सो नॉट सेकंड लार्जेस्ट, दिस इज इनकरेक्ट। सिंस 1991 इंडिया हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड एन इकोनॉमिक कंट्रैक्शन अंटिल द फाइनेंशियल 2021। बिल्कुल सही है। इंडिया इज ए नेट कंट्रीब्यूटर टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बिल्कुल सही है, नेट कंट्रीब्यूटर है इंडिया। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली सीन न्यूज। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें 4 चीज़ आती है, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट एंड 4 चीज़ें, ठीक है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडर नरिशमेंट, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएंगे। मटरनल मोर्टेलिटी नहीं आता किसके अंदर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ट्रेजरी बिल विल अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। भाई जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं दे आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। जब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे अप्लाई अट्रैक्ट करेगा भाई, दिस इज इनकरेक्ट। सो ये ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो 91 डेज, 182 डेज, 363 डेज के लिए पब्लिश होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा। सो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है, इट इज इन केस ऑफ टैक्स बर्डन एड वैल्यूरम टैक्स आर प्रोग्रेसिव एंड स्पेसिफिक टैक्स आर रेग्रेसिव। तो एड वैल्यूरम बिल्कुल वैल्यू बढ़ते के साथ, है ना, वैल्यू बढ़ने के साथ क्या जो एड वैल्यूरम है बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक टैक्स आर रेग्रेसिव, बिल्कुल सही है, बिकॉज स्पेसिफिक पर्पस के साथ
तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक टैक्स होता है वो प्राइस बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता है ना, तो इट इज रिग्रेसिव टैक्स, बिल्कुल सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन मून लाइटिंग। तो ये न्यूज में था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। मून लाइटिंग का मतलब है कोई एक आदमी काम कर रहा है एम्प्लॉयर के अंदर और दूसरे के अंदर भी काम कर रहा है, बट जो एम्प्लॉयर है उसको बता नहीं रहा है, दोनों जगह से काम कर रहा है, ठीक है ना, बोलते हैं मल्टीटास्किंग कर रहा है, और क्या बोलते हैं उसको, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब। इट इज एक्ट ऑफ वर्किंग एट अनदर जॉब विदाउट इन्फॉर्मिंग द ओरिजिनल एम्प्लॉयर, सो दिस इज करेक्ट, सी नंबर। 79 है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, प्रोड्यूस्ड पॉसिबिलिटी सेट, यूटिलाइजेशन पॉसिबिलिटी सेट, मार्जिनल यूटिलिटी। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या पूछा, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो प्रोड्यूस की बात करें तो प्रोड्यूस्ड मतलब क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस पॉसिबिलिटी सेट बोलेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलेंगे, प्रोड्यूस बोल रहा है ना, तो प्रोड्यूस देख के टिक मत लगाना, प्रोड्यूस कर रहा है मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉसिबल, ठीक है, तो प्रोसेस है ये। अब प्रोसेस है तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलेंगे ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमको बात करनी है इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही है। इट इंक्लूड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड इन द फॉरेन कंट्री, बिल्कुल सही है। हमारा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो फॉरेन के अंदर है उसमें हमारे पास इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है। इट इंक्लूड नेचुरल डिपॉजिट ऑफ ऑयल इंटरनेशनल वाटर ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे हम टैक्स लगा सकते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। 81 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस के बारे में बताना है। मिनिमम वेजेस सेट बिलो द मार्केट प्राइस फॉर लेबर इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो मार्केट प्राइस है, कोई आदमी एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉय हूँ भाई, मैं लोग क्या करता हूँ, लोगों को रखता हूँ आपस में अपने पास, मैं एम्प्लॉय करता हूँ, लोगों को अपने पास रखता हूँ, उनको क्या करता हूँ, काम कराता हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ सपोज, ठीक है। सो अगर हमारे पास जो मैं प्रॉफिट चाहूँगा ना, मैं भी क्यों कर रहा हूँ काम, मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ। सो अगर मैंने मार्केट प्राइस जो है मार्केट प्राइस से कम ज़्यादा दे दिया लेबर लोग को, तो भाई मेरा नुकसान हो जाएगा ना भाई, मेरे को अपने जेब से देना पड़ेगा। तो अगर मार्केट प्राइस से वेज लेवल कम है, वेज रेट अगर वेज रेट मार्केट प्राइस से कम है, उसका जो डिफरेंस आता है वो मेरे लिए प्रॉफिट है। तो जब तक हमारे पास क्या होगा, दोनों में वेज जो मार्केट प्राइस जो होगा वो ज़्यादा होगा वेज प्राइस से, तो मेरे पास प्रॉफिट आते रहेगा, अब मैं लोगों को एम्प्लॉय करते रहूँगा, उनको काम देते रहूँगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, मिनिमम वेज सेट बिलो दी मार्केट प्राइस, ठीक है, सेट बिलो दी मार्केट प्राइस ऑफ द लेबर इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, नो एक्चुअली डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करूँगा, बिकॉज हमारे पास मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। Second, if the minimum wage is set too high or increased too much, they could trigger price inflation and may lead to hurt exports, बिल्कुल सही है भाई। जब यहाँ पे मिनिमम ज़्यादा मिल जाएगा, उनको पैसा ज़्यादा खर्चा करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और डिमांड ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। सो सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा B2 ओनली। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वेर गिवन बाय जस्टिस आरवी एसवर कमेटी। जस्टिस आरवी एसवर कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए उसकी हमको बात करनी है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। फर्स्ट, द रिप्लेसिंग द इनकम टैक्स एक्ट विद द न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड। ये आरवी एसवर कमेटी ने नहीं, ये अखिलेश, तो ये जो है ना इनकम टैक्स एक्ट को हम न्यू डायरेक्ट टैक्स से रिप्लेस कर देंगे, इसको अखिलेश रंजन कमेटी ने रिकमेंड किया था। दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड है प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर प्रोफेशनल, बिल्कुल सही है। जो जस्टिस आरवी एसवर कमेटी है, इन्होंने बोला कि देखो आपको क्या करना चाहिए, सरकार को बोला कि देखो आपको प्रिजम्पटिव स्कीम लाना चाहिए प्रोफेशनल्स के लिए। थर्ड, ट्रीटिंग ऑल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन एज बिजनेस इनकम, भाई नुकसान है ना, तो ऑल वाला तो यहाँ पे इनकट होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे देखना 5 लाख तक के जो इनकम वाले हैं उन पे हम क्या लगाएंगे, बिजनेस इनकम उनको नहीं मानेंगे और उसमें ट्रेडिंग गेन टैक्स नहीं लगाएंगे, ये बोला था, ठीक है। तो ये ऑल शॉर्ट टर्म पे नहीं, अप टू 5 लाख कोई भी बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट है, इट इज ट्रीटिंग बोर है, नो 5 लाख तक ट्रीट नहीं करेंगे, उसके बाद का ट्रीट करेंगे हम बिजनेस इनकम। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली B। 83 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू गिग वर्कर इन इंडिया, ओनली द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन वेजेस डिफाइन गिग वर्कर। देखते हैं ओनली वाला स्टेटमेंट थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। इंडियन लेबर कोड प्रोवाइड्स फॉर अ सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर गिग। थर्ड, ओनली प्लेटफॉर्म वर्क आर allowed to registered on the e-श्रम पोर्टल।
ओनली प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो गलत बात है यार। प्लेटफॉर्म वर्कर के अलावा भी जो अपने पास है वर्कर, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है इंडियन लेबर कोड प्रोवाइड फॉर अ सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर गिग वर्कर, बिल्कुल सही है। जो इंडियन लेबर कोड है ये प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी फंड, और यही इंडियन लेबर कोड जो है वही क्या करता है, डिफाइन भी करता है गिग वर्कर को, बट जो कोड ऑन वेजेस है ये डिफाइन नहीं करता गिग वर्कर को। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये वाला तो सही है कि जो लेबर कोड है डिफाइन करता है किसको, गिग वर्कर किसको बोलते हैं, उसके लिए उसको सोशल सिक्योरिटी फंड भी प्रोवाइड करता है, बट जो कोड ऑफ वेजेस है ये डिफाइन नहीं करता है इसको। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज 2 नंबर का। 84 नंबर क्वेश्चन है विच रेफरेंस टू द परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, हमको बात करनी है परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, फर्म्स आर द प्राइस मेकर एंड इंडस्ट्री आर द प्राइस टेकर, गलत बात है भाई। जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होते हैं, इंडस्ट्रीज आर नॉट प्राइस टेकर। इंडस्ट्री जो होता है वो कितना डिफाइन करते हैं कि कितना पैसा होना चाहिए, कोई फोन का पैसा कितना होगा कंपनी डिसाइड करती है, इंडस्ट्री डिसाइड करते हैं। मैं तो डिसाइड करता हूँ कितना फोन होगा, प्राइस कितना होगा। सो इंडस्ट्री विल डिसाइड दी प्राइस, सो इट इज प्राइस मेकर नॉट दी प्राइस टेकर, so this is incorrect. प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अनदर फर्म, बिल्कुल सही भाई। कंपटीटिव मार्केट में क्या वही Xiaomi का फोन है, वही सैमसंग का फोन है, दोनों सेम फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, दोनों सेम फीचर प्रोवाइड करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा ना यार, बिल्कुल सही। तो हमको यही पूछा, परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, सो दिस इज करेक्ट। सेकंड, फर्म्स हैव अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट इनटू द मार्केट, बिल्कुल सही, कभी भी आ सकता कभी भी जा सकता। यही तो बोले कंपटीटिव मार्केट में ये होता है कि आपको कोई रोक के नहीं रह सकता है ना, कंपटीशन में आप आ सकते हो जा सकते हो, दिस इज करेक्ट। जैसे माइक्रोमैक्स आया भी गया भी। थर्ड के बाद फोर्थ, ऑल बायर्स एंड ऑल सेलर्स आर नॉट वेल इन्फॉर्म अबाउट द प्राइस, क्वालिटी एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल एज द मार्केट, बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि वहाँ पे वो वेल इन्फॉर्म्ड है, इसलिए तो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा कि आप धोखा नहीं दे पा रहे हो यहाँ पे बायर्स को और सेलर्स को। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट 2 स्टेटमेंट है, आंसर नंबर बी हो जाएगा अपने पास। 1 और 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज वंदे भारत एक्सप्रेस, 2 इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, थर्ड इज क्लीन एयर एंड 4 इज ऑल इंडिया रेडियो। विच ऑफ द अबव गिवन गुड्स आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स, तो पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो खत्म नहीं होते, उनका लिमिट नहीं होता है। तो यूनिफाइड यूपीआई कोई भी चला सकता है, वही कोई भी फोन पे चालू डाउनलोड किया, गूगल पे डाउनलोड किया, पेटीएम डाउनलोड किया और ये यूपीआई चला लिया। क्लीन एयर कोई भी कहीं भी सांस ले सकता है भाई, यहाँ पे एक पब्लिक गुड है। ऑल इंडिया रेडियो कोई भी फोन है उसको ऑल इंडिया रेडियो से कनेक्ट कर सकता है और वो सुन सकता है। बट वंदे भारत एक्सप्रेस में भाई जो सीट्स हैं, जो ट्रेन है उसके अंदर सीट्स लिमिटेड है, बहुत सारे लोग नहीं घुस सकते, अनलिमिटेड लोग घुस नहीं सकते। सो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड का डेफिनेशन ये है कि बहुत ज़्यादा लोग घुस सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस में ऐसा नहीं है। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज सी, 2, 3 and 4 ओनली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। 86 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताना है अपने को। फर्स्ट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज द सम ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड मतलब क्या समझ रहे हो, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिक्स्ड का मतलब ये है कि ये फिक्स्ड एसेट्स जो है ना उन पे ये लग रहा है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुआ है। सो फिक्स्ड कैपिटल असेसमेंट है ना, सो इट इज नॉट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स्ड चीज़ों पे ही लग रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो बिना जाने भी ऐसे हो जाता है सही, अगर दिमाग लगाओ तो। ओके, सो सेकंड, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन टू जीडीपी रेशियो हैज डिक्लाइंड इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बिटवीन 2014-15 एंड 2019-20। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ है, कम हुआ है बोल रहा है, बिल्कुल कम हुआ है यार। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट विथ रेफरेंस टू ग्रोथ इंसिडेंस कर्व। जीआईसी के बारे में बात करना है, ग्रोथ इंसिडेंस कर्व के बारे में। इट इज अ कर्व विच कंपेयर ग्रोथ इन डिफरेंट कंट्रीज। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी ओवर द ईयर्स। इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ इंक्लूसिवनेस ऑफ ग्रोथ इन रीजन। इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ग्रोथ इंसिडेंस कब क्या होता है ये हमसे, तो देखो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, अगर पता है तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो इट इज अ ग्रोथ इंसिडेंस कब क्या होता है, ये हमारे को पिक्चर देता है किसका, है ना, इंक्लूसिवनेस ऑफ द ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ हो रहा है वो कितने लोगों को साथ में लेकर चल रहा है, गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, किसी पर सिर्फ अमीर लोगों का फायदा हो रहा है, इसको बताने के लिए जो ग्रोथ इंसिडेंस कब है वो हम देखते हैं। सो द आंसर इज सी हियर। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू विद रिगार्ड टू लाफर कर्व। हमने देखा था लाफर कर्व जो होता है वो किसी के बीच में होता है, टैक्स रेट्स के बीच में और गवर्नमेंट रिवेन्यू के बीच में। मतलब एक समय तक टैक्स रेट बढ़ाओगे तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा, बट एक समय के बाद ये कम होना चालू हो जाएगा। तो ये हमने देखा था, ये मिनिमम
कम से कम इतना तो होना चाहिए। सो टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू हैव अ मोनोटोनस रिलेशन, नहीं मोनोटोनस रिलेशन नहीं है भाई, एक देखो ऐसा रिलेशन है, अलग सा रिलेशन है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड, हाईएस्ट टैक्स रिवेन्यू ऑकर एट द एक्सट्रीम इन, नो 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 नो, एक्सट्रीम इन में हाईएस्ट रिवेन्यू नहीं होता भाई, यहाँ पे सबसे कम रिवेन्यू है। सो ये मिडिल में क्या है, एक्सट्रीम मिडिल में क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स रिवेन्यू होता है। दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे करंट हमसे पूछा है, करंट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। Now question number 89 है, consider the following statement with reference to international poverty line released by the World Bank। International poverty line के बारे में बताना है। It is derived as a median for national poverty line of 28 of the world poorest countries। बिल्कुल सही है, इसको डिटरमाइन किया गया है by saying, है ना, 28 सबसे गरीब देश है उनको मिला के बताया गया है इसको। And it was recently released to इट इज़ रिसेंटली रेज टू 2.15 पर पर्सन पर डे। बिल्कुल सही है, इसीलिए न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट हमसे पूछा है, सी हो जाएगा बोथ 1 and 2। 90 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रीन जीडीपी। इफ ग्रीन जीडीपी इज मोर देन कन्वेंशनल जीडीपी देन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज नॉट इको फ्रेंडली। भाई सिंपल सी बात है, जब आपका जीडीपी ग्रीन ज़्यादा है तो इको फ्रेंडली ही तो होगा, तो ये इस तरह से इनकरेक्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1993 बाय द यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल सही है, जिस समय हमारे पास UNFCCC की मीटिंग हो रही थी उसी के आसपास चर्चा हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे ये बनाया गया है ग्रीन जीडीपी। इनकट हमसे पूछा है, इनकट ए है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इकोनॉमिक कर्व्स दिए हैं और डिस्क्रिप्शन बताना है। कुजनेट्स कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल से जो कुजनेट्स कर्व है वो इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। और बेवरिडिक कर्व क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जॉब वैकेंसी। अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी के बीच में कौन आता है, बेवरिडिक कर्व। इनकम इनइक्वालिटी और ग्रोथ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बीच में कौन आता है, अपने को कुजनेट्स आता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों सही है। वेज कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एंड वेज। बिल्कुल सही है, जो वेज कर्व है वो अनएम्प्लॉयमेंट और वेज के बारे में बताता है। बेवरिडिक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी के बारे में बताता है, और जो कुजनेट्स है वो इनइक्वालिटी के बताते हैं, इनकम इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताता है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ करेक्ट है। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल दी 3 पेयर्स। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन। वर्टिकल इक्विटी मतलब समझना, इंडिविजुअल इन आइडेंटिकल सिचुएशन पेइंग आइडेंटिकल टैक्सेस। टैक्स पेयर इन डिफरेंट इनकम ग्रुप आर टैक्स्ड एट द डिफरेंट रेट्स। इक्वल टैक्सेस फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। People with more resource are liable to pay more taxes। देखो वर्टिकल इक्विटी का मतलब क्या है कि सबको बराबरी मिल रही है ना, इक्वल टैक्सेस फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इक्विटी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ज्यूरिस्ट और इकोनॉमिक थ्योरिस्ट और इंपॉर्टेंट वर्क जो किए हैं वो। GM केनिस, रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स टू प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिल्कुल सी, केनिस ने क्या किया था, अपना रोल था, इनका रोल था फिस्कल एंड मॉनेटरी मेजर्स पे, तो फर्स्ट इज करेक्ट। एडम स्मिथ, कौन नहीं जानते इनको। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, यस, जो एडम स्मिथ था उन्होंने क्या किया था, मार्केट डिटर्मिनेशन किया था किसका, इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट का। तो उसका थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने पॉपुलेशन स्टडी की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। इनकट हमसे पूछा है, इनकट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज नॉन ऑफ द पेयर आर इनकरेक्ट हियर। 94 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी प्रेजेंट अ पॉजिटिव कोरिलेशन इन शॉर्ट रन। इन्फ्लेशन और जीडीपी का क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब जीडीपी बढ़ने के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है। बिल्कुल सही है यार। एक्सेस ऑफ नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी में रिजल्ट इन हाई टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ, ठीक है ना। हाई टैक्स रिवेन्यू मतलब नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा हो जाएगा रियल जीडीपी से, तो क्या हाई टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ होगा। बिल्कुल सही है यार। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। एक्सेस नॉमिनल जीडीपी है रियल जीडीपी के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा हायर टैक्स ग्रोथ होगा। नॉमिनल मतलब डिप्रिसिएशन यहाँ पे एडेड नहीं है, तो ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी है तो टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। लोग के पास ज़्यादा पैसा है, तो उत्पादन करें तो ज़्यादा टैक्स देंगे। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, यहाँ पे याद आया मेरे को, ये वाला 92 का। वर्टिकल इक्विटी का मतलब क्या होता है, वर्टिकल इक्विटी का मतलब क्या है, पीपल विथ मोर रिसोर्स आर लायबल टू पे मोर टैक्सेस। वर्टिकलिटी मतलब भाई देखो, इक्विटी का मतलब समानता है। इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इक्वालिटी होता है कि इक्विलिटी होता है। इक्वालिटी का मतलब ए और बी को इक्वल ट्रीटमेंट, बट
है ना। इक्विटी जो होता है वो बताता है कि भाई देखो इधर एक आदमी है जिसके पास टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, ये आदमी जब मूवी जाकर टीवी देख रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं जिससे क्या अगर ये भी टिकट खरीद सके। तो वर्टिकल इक्विटी जो इक्विटी है वहाँ पे हम इक्वल डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, इक्वल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना, और बोलते हैं उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स है उसका ज़्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल इक्विटी। और हमारे देश में इनकम टैक्स पे क्या है, वर्टिकल इक्विटी है, जिसका इनकम ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। सो पीपल विद मोर रिसोर्स आर लायबल टू पे मोर टैक्सेस, इज व्हाट वी कॉल वर्टिकल इक्विटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 595 है, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जीसीएफ। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हमको बताना है। इट इंक्लूड द एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। सेकेंड, इट अकाउंट्स फॉर कैपिटल कंजम्पशन। थर्ड, कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस में क्या दुनिया भर का आएगा? सिंपल सी बात है, नहीं आएगा। थर्ड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। उसके बाद अकाउंट फॉर कैपिटल कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन में कैपिटल कंजम्पशन आता है क्या? तो इस क्वेश्चन में क्या हो यार, इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो थर्ड वर्ग मैंने गलत कर दिया था, तो इसमें हमारे पास शुरू करो जाओ। क्या पूछा है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हमको पूछा है कि बताना है। करेक्ट, कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस। यस, ग्रॉस का मतलब यही तो होता है, नेट का मतलब हमारे देश में, बट ग्रॉस का मतलब पूरी दुनिया से। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंक्लूड किया जाता है कि नहीं आता है? कैपिटल इनफ्लो बिल्कुल किया जाता है, थर्ड होगा ही होगा। और इट अकाउंट फॉर कैपिटल कंजम्पशन, नो, ग्रॉस के अंदर कैपिटल कंजम्पशन या फिर डिप्रिसिएशन जो है वो नहीं आता। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या नहीं आता, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर डिप्रिसिएशन याद नहीं करेंगे। जब इसमें हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डज नॉट अकाउंट फॉर कैपिटल कंजम्पशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। और इट इंक्लूड द एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो वैल्यूएबल्स हैं उनका एक्विजिशन यहाँ पे आता है। तो हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा C 1 and 3 ओनली। 96 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन बी द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ वाइट गुड सेक्टर। वाइट गुड सेक्टर का मेजर ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकता है? देखो डिजिटलाइजेशन तो हर चीज़ का ड्राइवर है, तो ये हो जाएगा। नहीं पता तब भी आप तुक्का भी लगाओ, तो ऐसे तुक्का लगाना। इजी एक्सेस टू क्रेडिट, यहाँ पे भी ग्रोथ होगा। राइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, चलो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो दूसरा तीसरा पांचवा तो होगा ही होगा। दूसरा तीसरा पांचवा कहाँ पे है? दूसरा तीसरा पांचवा यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा तीसरा पांचवा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। अब फोर्थ देखो, इजी राइज इन, अब फोर्थ वाला भी होगा, बिकॉज राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं ग्रोथ ड्राइव ज़्यादा ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी, तो ये सिविल सर्वेंट्स के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं था ये। पीएम कौशल विकास योजना, बिल्कुल सी, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेगा, विकास करेगा। कौशल विकास मतलब स्किल डेवलप करेगा और उनको एम्प्लॉयमेंट देगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये भी रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए है ना। सो 1 को मैंने हटा दिया, 1 को हटा दिया, दूसरा तीसरा होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ वाला है, ये भी एम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए था, बिकॉज इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री दक्षता और कौशल संपन्न हितग्राही। तो इस तरह से ये भी स्किल डेवलपमेंट के लिए ही था, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेगा। तो आंसर हो जाएगा C, दैट इज 2, 3 and 4 ओनली। 98 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर अ सिचुएशन वेयर द मार्केट डिटरमाइंड रेंट for housing is too high for common people to afford and the government comes forward to help those seeking apartments on rents by imposing control on rent as a measure of price ceiling. What impact might it have a market on the market for apartment? Demand for house on rent will increase, बिल्कुल सही, इंक्रीज हो जाएगा। Demand increase availability of house on rent, increase availability of house on rent, बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ ब्लैक मार्केट फॉर अपार्टमेंट, ये भी होगा। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज C, तीनों होगा। क्योंकि जो लोग पैसा कमाना चाहेंगे तो ब्लैक मार्केट में जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी कंपनसेशन स्कीम। जीएसटी कंपनसेशन स्कीम के बारे में हमको बताना है। फर्स्ट, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर स्मॉल बिजनेस। जो स्मॉल बिजनेस का कंप्लायंस कॉस्ट जो खर्चा है उसको कम करेगा, बिकॉज बार बार उनको जाके क्या नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को जो बार बार जाके उनको बताना पड़ता है, पर्ची देना पड़ता है, सो जो कंप्लायंस कॉस्ट को कम करेगा, बिल्कुल सही है।
सेकंड, स्मॉल बिजनेस कैन नॉट सब्सक्राइब टू दिस स्कीम इफ दे आर एंगेज इन इंटरस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। बिल्कुल सही, अगर उनको फायदा मिल रहा है बाहर चीज़ों से तो इसको इन लोग नहीं कर सकते इस पे, है ना। सो फायदा जब मिल रहा है, देखो नुकसान को करने ना हो को, बल्कि सरकार ने स्कीम लाया था, वो पहले से इंटरस्टेड सप्लाई कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, तो उसको क्यों ये सब मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा, दोनों तरह से दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा इसको। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। Now, 100 number question है, with reference to equalization levy, consider the following statements. First, it is a tax levied on the income earned by non-resident companies providing service in India. All non-resident service नहीं है, all non-resident companies नहीं है, देखेंगे कौन। It is levied on e-commerce operator providing service to non-resident using Indian Internet Protocols address। बिल्कुल जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन हो गया, तो ये सही हो जाएगा। इट इज़ इंटरप्रेटेड एज ए रिकमेंडेशन ऑफ अखिलेश राजन कमिटी ऑन ई कॉमर्स। बिल्कुल सही है, जो अखिलेश राजन कमेटी हमने देखा था, रंजन कमेटी, उसके बेसिस पे इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो 2 and 3 सही होगा ही होगा। तो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी, बिकॉज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल दी नॉन रेसिडेंट कंपनीज। और नॉन रेसिडेंट कंपनीज जो कि इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उन पे कुछ पे एप्लीकेबल है, नॉट ऑल। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमारे पास आंसर हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सेक्शन पेपर नंबर 1।